हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वैदिक काल। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय की तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, आप इसके पहले देखे थे कि हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम देखते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, समाज कैसा रहा, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही। तो आज हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, व्याख्या सहित करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? सतुद्री, वितस्ता, सिंधु, परुशड़ी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परुशड़ी नदी के तट पर। 10 राजाओं की लड़ाई परुशड़ी नदी के तट पर हुई थी। और इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इसमें एक तरफ से ऋषि विश्वामित्र सलाहकार थे, तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ थे। और इस युद्ध में विजय भरत समुदाय की हुई थी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्किनी नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती, व्यास, चिनाब, घग्गर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिनाब। अस्किनी चिनाब नदी का नाम है। आगे हम देखेंगे इसमें कि जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। और घग्गर नदी का पुराना नाम दृश्यवती है। और सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी का पुराना नाम चिंतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिनाब। फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और इनको मिलाना है कपिल, पतंजलि, बादरायण, जैमिनी, गौतम एवं कन्नड़ ऋषि। तो देखते हैं हम सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता हैं गौतम। सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद, कन्नड़ ऋषि लिखा हुआ है यहाँ पे, वैशेषिक के कणाद। और योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो देखा हमने न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपनिषद। उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य माना गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य माना गया है। तो किसको अघन्य माना गया है? पुरोहितों को, कि महिलाओं को, या गायों को, या फिर ब्राह्मण को? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गायों को। ऑप्शन नंबर 3, गायों को। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्य शब्द का अर्थ होता है मारना नहीं चाहिए। अघन्य शब्द का अर्थ होता है मारना नहीं चाहिए। और पुरोहितों को वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता दी गई थी। पुरोहितों को वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता दी गई थी, सबसे श्रेष्ठ थे पुरोहित। और अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है गायों के लिए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों में विस्तार पूर्वक दिया गया। इनमें से किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? तो धर्म सूत्र में, गृह सूत्र में, श्रौत सूत्र में, या शुल्ब सूत्र में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गृह सूत्र में।
संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म में संबंधित इन नीतियों को किसमें दिया गया है विस्तार पूर्वक? तो गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? उर्वरा का, यावा का, धान्य का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उर्वरा। उत्तर वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग करते थे या फिर क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए। थोड़ा सा इसमें से कट हो गया है, बीच में काफी स्पेस हो गया। हम देखते हैं, ऐसे ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान कीजिए। एक तरफ है उत्तरया, अधिवास, अजिन और वाप्ता, और दूसरी तरफ है वैरागियों का वर्ग, हज्जाम, उत्तरी और समग्र पोशाक। तो देखिए, हम देखते हैं दोस्तों, इसमें उत्तरया किससे संबंधित है? उत्तरीय से। अधिवास का एक प्रकार का वस्त्र है, पोशाक है। पोशाक 3 प्रकार की होती थी, नीबी, वाश एवं अधिवास। तो अधिवास क्या हो जाएगा? एक प्रकार की पोशाक हो जाएगी। वाप्ता शब्द नाई के लिए प्रयोग किया गया है। वाप्ता शब्द नाई के लिए प्रयोग किया गया है। हज्जाम अथवा नापित, और अजिन का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके। वैरागियों का वर्ग। अजिन किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वैरागियों के लिए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम में नहीं हुआ था, बल्कि ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं मैक्स मूलर, प्रोफेसर जैकोबी, जे हर्टल, जी हुसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, बल्कि ईरान में हुआ था। इन्होंने क्या माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं, बल्कि ईरान में हुआ था। किसने? मैक्स मूलर ने। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? सीता, तारावती, उषा, अदिति। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सीता माता है, इनका प्रयोग रामायण में है। सीता माता का उल्लेख रामायण में है। और तारावती, तो तारावती का जो उल्लेख है ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा में थी। तारावती किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। और उषा और अदिति यानी कि तीसरा और चौथा, 3 और 4, उषा और अदिति, इन दोनों लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सॉरी, आंसर इसका उल्टा हो गया। ऋग्वेद में नहीं है तो सीता और तारावती का नहीं है। पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? उषा और अदिति का है, तारावती का नहीं है। तारावती बौद्ध धर्म से संबंधित थी और सीता रामायण से संबंधित थी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे? अवंती, मगध, कोसल, कुरु, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन बचे रहे? तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अवंती, मगध, कोसल और कुरु, यही 4 राज्य अंतिम में बचे थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? शरीर रचना विज्ञान से, चिकित्सा से, भ्रूण विज्ञान से, या फिर औषधि निर्माण से? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। कौन सी चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता जो है ये संस्कृत ग्रंथ है और किसके बारे में है? शल्य चिकित्सा के बारे में है। इस ग्रंथ में 186 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में हम यहाँ पर देखते हैं, इस ग्रंथ में 186 अध्याय हैं और इसमें 1120 रोगों, 700 औषधियों, पौधों, खनिज स्रोत पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोत पर आधारित प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का इसमें उल्लेख हमको मिलता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? आयुर्वेद से, दर्शन से, भाषा विज्ञान से, संगीत से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आयुर्वेद से। वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद के संपूर्ण विषय इसमें जैसे कि काय, शल्य, शाला के आदि 8 अंगों का वर्णन इसमें हमको मिलता है और हमें इसमें दिनचर्या, रातिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य, गुण, विज्ञान आदि चीजों का विस्तृत रूप से वर्णन हमको इसमें मिलता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या है? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल, या फिर जैन लोक कथाएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा प्रथाएं, या राजवंशों का जीवन चरित्र। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। किस पर रिलेटेड? कृति लेखा पद्धति। कृति लेखा पद्धति का विषय क्या है? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। और जो लेखा पद्धति रचना है, लेखा पद्धति का संकलन एक अज्ञात लेखक के द्वारा किया गया है। इनके लेखक के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। यह वास्तविक नमूना दस्तावेजों का एक संग्रह है और सार्वजनिक लेन देन के लिए उपयोग में प्रशासन, भूमि, अनुदानों का मसौदा तैयार करना, नियम, बैंकिंग प्रणाली, न्यायिक विवाद, इन चीजों का हमें उल्लेख इसमें मिलता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? सुवर्णगिरी, काशी, कौशल, वज्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ये प्राचीन महाजनपद में नहीं था। 16 महाजनपद थे जिनमें से सुवर्णगिरी नहीं था। सुवर्णगिरी का मतलब होता है कि सोने का पर्वत। सुवर्णगिरी का मतलब होता है, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो सुवर्णगिरी मतलब होता है सोने का पर्वत। और ये इसकी जानकारी कहाँ पे है? मतलब कि ये वर्तमान समय में कहाँ है? तो भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में। कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में। कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इसको कनकगिरी भी कहा जाता है। सुवर्णगिरी को कनकगिरी भी कहा जाता है क्योंकि कनक का भी मतलब सोना ही होता है, तो इसको कनकगिरी भी कहा जाता है। एक ही में रहेगा कनकगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब सोने का पर्वत। ये प्राचीन भारतीय महाजनपद में नहीं था। ये 3 काशी, कौशल, वज्जी ये प्राचीन महाजनपद में थे। तो फ्रेंड्स, हम आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर व्यक्त करें। और साथियों, हम अभी से स्टार्ट कर दिए हैं और दिसंबर का जो ये एग्जाम हुआ है उस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि वो आपका एग्जाम कैसा हुआ। और जून 2026 के लिए अभी से आप तैयार हो जाइए। आपको प्रतिदिन एक टॉपिक पर ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे व्याख्या सहित। और आपको अन्य किसी टॉपिक पे जानकारी लेना है तो उसके लिए हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।